ये 4th क्लास है। धारा 44 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए विधि मान्यता का अवधारणा, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, इनकी क्या जो वैलिडिटी है वो रहेगी। धारा 44 के अधीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को उस क्षेत्र में आधिकारिकता वाले जिला न्यायाधीश के अलावा कोई भी प्रसंगित नहीं किया जा सकता। मतलब वहाँ का जो जिला न्यायाधीश है वो उनसे प्रश्न पूछ सकता है, परंतु वह जिला न्यायाधीश अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी वहाँ पर अपॉइंट कर सकता है, वो भी उससे अधीनस्थ अधिकारी भी पूछ सकता है अगर वो अपॉइंट कर देता है जिलाधीश उसको। तो यदि कोई याचिका पराजित या नामांकन रद्द उम्मीदवार तय समय में 1000 रुपये तथा पर्याप्त आधार के साथ प्रस्तुत करेगा, मतलब तय समय में 1000 रुपये तथा याचिका सार इन होने पर 1000 रुपये सरकार के खाते में चले जाएंगे और 1000 रुपये उसके चले जाएंगे। आगे धारा 45 धारा 45 मुख्य नगर पालिका कृत्य फंक्शन। क्या फंक्शन होंगे? लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, मतलब सफाई के लिए, हॉस्पिटल और स्वच्छता मतलब सफाई, संरक्षण, जैसे जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई है वो है, कोई हेरिटेज है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो बाहर कचरा है उसका निकास, जल और मल निकास, सार्वजनिक मार्गों व स्थान और निजी संपत्ति, जो निजी संपत्ति नहीं हो जनता के द्वारा, मतलब जो निजी संपत्ति नहीं हो, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति हो उसका बिल्कुल प्रोटेक्शन रखना, और जिसका उपयोग खुले में हो, चाहे वो नगर पालिका में निहित हो या नहीं, सबकी सफाई होनी चाहिए। जैसे रोड वगैरह है और वगैरह, चाहे किसी का भी बनवाया हो, लेकिन उस नगर पालिका क्षेत्र में जो भी कोई चीज़ होगी जो भी निजी क्षेत्र की नहीं है उसकी सफाई रखना, उसका निर्माण, संरक्षण और पुनरुद्धार करना, हानिपूर्ण वनस्पति हटाना, अगर मान लो कोई हानिपूर्ण वनस्पति है तो वहाँ से हटाना, और मतलब अच्छे तरीके से उसका प्रोटेक्शन रखना। सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करवाना, आग बुझाना या आग लगने पर लोगों तथा संपत्ति की रक्षा करना, तो घृणोत्पादक तथा खतरनाक व्यापारों और व्यवसायों को विनियमित करना, कोई भी व्यवसाय अगर हो रहा है तो उसको विनियमित करना अच्छे से, खतरनाक भवनों और स्थानों को सुरक्षित रखना, मृतकों तथा मृत जानवरों के शवों का निवर्तन करना, जैसे मान लो कोई मृत जानवर है उनको साइड में शहर से बाहर, मान लो अभी जैसे लंपी वायरस हुआ था तो बहुत सारी नगर पालिकाओं ने बाहर मतलब ये जो गड्ढे खोदकर उनको गाड़ने का जो काम था वो कुछ नगर पालिकाओं ने मना कर दिया था, फिर बाद में लोगों के आक्रोश की वजह से जो जेसीबी से उनको करवाया गया। तो ये काम भी नगर पालिका ही होता है। सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और स्नानघरों का निर्माण करना, मार्गों का नामांकन करना कि घरों का संख्याकरण करना, कुत्तों का प्रतिरोध करना और 249 के अधीन करना, उनको परिरक्षण करना, उनके लाइसेंस जारी करना, जहाँ कहीं भी पुलिस बल की आवश्यकता हो यथापेक्षित वहाँ पर निर्धारित व्यय का भुगतान करना, मतलब जैसे मान लो जहीं पर भी पुलिस चाहिए तो पुलिस साथ में ले जा सकते हैं। व्यक्तियों तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना, जैसे मान लो कहीं पर जैसे किसी मान लो कोई सार्वजनिक जो मोहल्ला है उसके अंदर कोई गली का अतिक्रमण हो रखा है, कोई रोड का अतिक्रमण हो रखा है, वहाँ पर पुलिस की ज़रूरत हो तो पुलिस को उनको पेमेंट करना पड़ेगा और पुलिस को साथ ले जा सकते हैं। वो व्यक्तियों तथा सरकार को उसका चुकाना पड़ेगा। व्यक्तियों तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्वयं सेवी बल का गठन करना, तो मतलब सुरक्षा के लिए स्वयं सेवी बल का गठन भी कर सकता है। कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद तैयार करना, ये काम भी हो सकते हैं। और कांजिया उस निर्माण तथा रख रखाव करना, लोगों को रखने के लिए जो बेघर हैं। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और सामाजिक कार्यों के लिए योजना तैयार करना और अच्छे सार्वजनिक रास्तों का निर्माण करना, रख रखाव करना और योजनाबद्ध तरीके से मानव बस्ती के विकास के लिए काम करना, नए गार्डन, उद्यान और अच्छे से झरने बनाना, मनोरंजन के क्षेत्रों के अंदर कुछ निर्माण करना, उनका संरक्षण करना, बने हुए हैं तो उनका सौंदर्यीकरण करना और डाटा का संग्रह करना, महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह करना और नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं को समेकित करना और शैक्षणिक तथा खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और वित्त विकास कार्य और अन्य गतिविधियों की आम जनता को जानकारी गतिविधियों के बारे में बताते रहना। इसके अलावा तत्समय प्रवर्त अन्य नियमों का पालन करना। नगरपालिका विद्यमान वास्तविक दशाओं अनुसार किन्हीं भी कार्यों को स्थगित कर सकती है। वास्तविक दशाओं के अनुसार अगर कोई कार्य स्थगित करने हो तो वो कर सकती है। राज्य सरकार ऐसे किसी भी स्थगित कार्य की पालना का आदेश जारी कर सकती है और राज्य सरकार उसकी आदेश पालना कर सकती है। अगर उन्होंने स्थगित कर दिया तो राज्य सरकार उससे ऊपर से अगर आदेश कर देती फिर उनको करना पड़ेगा। नगरपालिका उपयोग किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं तथा धारा 154 के निर्देश किसी भी करार के अधीन अपेक्षित अवसंरचना कर सकेगी। धारा 154 की सर्च कैसे करना है मुझे काम ये वो बता सकेगी। धारा 46 अन्य नगरपालिका 45 के अंदर अपन पढ़ लिया क्या क्या कर्तव्य इनके होने चाहिए। धारा 46 अन्य नगरपालिका करते क्या क्या और काम कर
सकती है नगर पालिका। धारा 45 में जो कार्य नगर पालिका की निधि पर प्रथम प्रभार होंगे, ये प्रथम प्रभार वाले कार्य है। संतोषप्रद निष्पादन के बाद नगर पालिका निम्न कार्यों को भी निष्पादन कर सकती है या प्रोत्साहन करेगी इनमें। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के अंदर कर सकती है, बंजर भूमि को कम करना, वानिकी को प्रोत्साहन करना, पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन करना, पौधशालाओं का निर्माण करना, प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहन करना, लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर अस्वास्थ्यकर क्षेत्र हैं उनको उद्धार करना, मतलब उनको सही करना, टीकाकरण अभियान चलाना, और अस्वास्थ्यकर जो क्षेत्र है उनको स्वास्थ्यकर बनाना, सभी प्रकार के जन स्रोतों का रखरखाव करना, और सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणों को बढ़ावा देना। शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। नागरिक और प्रौढ़ शिक्षा, जैसे मतलब कुछ एज के बाद वाले जो बड़े लोग, मतलब जो एज लोग हैं, हालांकि ये कम हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा देना। नागरिक, सामाजिक और अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अनौपचारिक मतलब ऑफिशियल शिक्षा जो दी जा रही है स्कूलों में वो तो ठीक है, लेकिन मान लो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये है कि घर पर जा जाकर, मतलब किसी को अगर कोई मतलब प्रौढ़ शिक्षा जैसे चलता है वैसे ही। और बाद में है नगरीय जीवन के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा उसके लिए कुछ करना। पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का प्रकाशन करवाना, मतलब कोई अच्छी पत्रिकाएं अच्छा काम हो रहा है तो उसके बारे में भी लोगों को मतलब जानकारी देना। आगे क्या कर सकते हैं, मूर्तियों, चित्र और तस्वीर की स्थापना करना, और मतलब कोई खुशी महापुरुष की मूर्ति, चित्र और तस्वीर है उसकी स्थापना कर सकते हैं। ऐतिहासिक तथा कलात्मक अन्य महत्व वाले स्थानों में कला दीर्घा, कोई संग्रहालय भी बना सकते हैं, रखरखाव उनका करना। पुस्तकालय, पागल खानों और सभा भवनों का निर्माण करना, उनका रखरखाव भी करना, ये भी काम हो सकते हैं। वो प्राथमिक काम थे और ये काम अगर हो जाने के बाद में ये काम भी वो कर सकती है। लोक कल्याण के क्षेत्र के अंदर प्रकृति तथा प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना करना, जैसे मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई और डिजास्टर आ गया, नेचुरल आ गया। निराश्रितों के लिए राहत कार्य करना, अस्पतालों तथा उद्धारगृहों या बाल कल्याण केंद्रों का निर्माण करना, सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, और सामुदायिक श्रम के लिए स्वैच्छिक संगठन जो क्रियाकलाप है उनका समन्वय तथा क्रियान्वयन करना। लोक कल्याणकारी सूचना के प्रसार के लिए अभियान चलाना, जैसे मान लो कोई लोक कल्याणकारी सूचना है, जैसे मान लो टीकाकरण करवाना है या कोई भी है, सफाई का अभियान चल रहा है या कोई पट्टा का अभियान चल रहा है, तो वो लोगों को तक सूचना प्रसार माध्यम से, पोस्टर से या कैसे भी पहुँचाना लोगों तक। विशिष्ट या ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का सम्मान करना या मृत्यु पर उनको श्रद्धांजलि देना। कोई भी वहाँ के को मान लो उस नगर पालिका के क्षेत्र के कोई प्रबुद्ध आदमी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, तो मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना। मेलों और प्रदर्शनियों का व्यवस्था करना और उनका प्रबंध करना, वहाँ पर कोई स्थानीय मेला हो रहा है तो उनका प्रबंध करना, व्यवस्था करना, ये अपन ने पढ़ लिए। 45 और 46 के अंदर नगर पालिका करते हैं। 45 में जो मेन कर्तव्य प्राथमिक थे, मतलब जो एसेंशियल होने ही चाहिए, और 46 के अंदर वो कर्तव्य थे वो जो निष्पादन प्राथमिक करने के बाद में जो प्राइमरी है उनको करने के बाद वो भी कर सकती है। धारा 47 के अंदर अपन पढ़ेंगे सरकार द्वारा समूह निर्देशित कर्तव्य। ये क्लासेस 3 हो गई, ये चौथी क्लास है। मेरा ये कहना है कि मैं बीच में कोई प्रमोशन नहीं चाहता, कुछ भी प्रमोशन अपन को नहीं चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतना ही, यही है, मतलब यही मोटिवेशन है। बीच में कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर उसी फास्ट स्पीड से पढ़ाया जाएगा जिससे फास्ट स्पीड से आप पढ़ना चाह रहे हैं। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार किसी नगरपालिका की आवश्यकता तथा संसाधनों का ध्यान में रखते हुए कोई कार्य विशेष को करने का आदेश जारी कर सकती है तथा नगरपालिका इसको करने के लिए पाबंद होगी। राज्य सरकार कोई भी अगर आदेश कर देती है ये कार्य करना है, कोरोना के अंदर मान लो कुछ नगरपालिका के स्पेशल कार्य बोले गए, तो अगर वो 47 के अंदर आते हैं सारे के सारे, उनको आदेश को नगरपालिका को मानना ही पड़ता है, सरकार क्या बोल रही है। धारा 48 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेगा। धारा 58 के तहत नियमित नगरपालिकाओं को बैठकों का आयोजन करना, उनकी अध्यक्षता करना, उनका संचालन करना, ये अध्यक्ष की काम है। नगरपालिका की वित्तीय तथा कार्यपालक प्रशासन में निगरानी करना, वो भी इनका काम है। वित्तीय काम भी इन्हीं का है। कार्य कैसे होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। इस अधिनियम में प्राप्त कर्तव्य और शक्तियों का पालन, अन्य सभी कार्य जो नियमित हो उनको करना। नगरपालिका या इसकी किसी भी समिति के नगरपालिका के हितों से असंगत संकल्प अपनी राय अभिलिखित कर राज्य सरकार को सूचित भी कर सकते हैं, और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निर्णय अंतिम या नगरपालिका के लिए आपदाकारी होगा। जैसे नगरपालिका को अगर सरकार कुछ बोल देती है, अगर कुछ को कोई प्रॉब्लम है, सरकार को भेजना चाह रही है कुछ, तो वो अपनी अपील कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल डिसीजन होगा। उपाध्यक्ष का क्या कार्य हो सकते हैं। हालांकि उपाध्यक्ष के इतना कुछ कार्य नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर अध्यक्ष नहीं हो, वे सभी कार्य जो अध्यक्ष समय समय पर उसे प्रत्यायोजित करे। अध्यक्ष उनको बताता रहेगा, एक तरीके से अध्यक्ष के लिए हेल्पर हो गया, वो अधीनस्थ हो गया, और वो वही कार्य करेगा। अगर मान लो गायब रहते हैं अध्यक्ष कहीं भी, मान लो किसी भी काम से, तो वो अध्यक्ष की तरह काम करेगा उपाध्यक्ष। और अगर मान लो
अध्यक्ष अगर 15 दिन से ज़्यादा, मान लो अभी अपन ने 6 महीने का बताया था कि 6 महीने ज़्यादा छुट्टी पर रहता है, तो उस ऑटोमेटिक पद से पदच्युत समझा जाएगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। और उपाध्यक्ष का अगर वापस चुनाव, उपाध्यक्ष भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो सदस्यों में से अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं है 6 महीने ज़्यादा, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। धारा 48 में अपन ने पढ़ लिया दोनों के काम क्या है। 49 के अंदर क्या है, अभिलेखों की अभिरक्षा सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य। अभिलेखों की अभिरक्षा बहुत बढ़िया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की सभी अभिलेखों की अभिरक्षा करेगा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। नगरपालिका का जो मुख्य अधिकारी है वो इनका मतलब उत्तरदायी इन्हीं के लिए होगा। अभिलेखों के लिए जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उनका ध्यान वही रखेगा, नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नगरपालिका किसी समिति अध्यक्ष द्वारा कोई भी असंगत आदेश, कार्य या संकल्प किया जाए तो उस नगरपालिका समिति या अध्यक्ष को सलाह देकर तथ्य अभिलेखित कर उसे सलाह दे दी है तथा उससे आदेश पर विसम्मति की टिप्पणी कर सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को 7 दिवस में सूचित करें। मतलब अगर नगरपालिका में किसी समिति अध्यक्ष द्वारा कोई भी असंगत आदेश मान लो हो गया है, तो उस असंगत आदेश अगर हो गया है तो अध्यक्ष को सलाह देकर अभिलिखित करें और उसको सलाह दें। उस अगर कोई टिप्पणी हो गई है तो सरकार को 7 दिवस के अंदर अंदर ही सूचना भिजवा दो कि ये बात हो गई हमसे। राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी इसके बाद जो ठीक समझे वह अंतरिम आदेश होगा। राज्य सरकार का जो अधिकारी है वही सरकार समझा जाएगा, उस टाइम जो बोलेगा अंतरिम आदेश होगा। परंतु टिप्पणी या सूचना के बाद यदि 30 दिवस तक अवधि में सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को कोई सूचना जारी नहीं की जाए तो उस टिप्पणी सूचना को शून्य माना जाएगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं किया जाए 30 दिन के भीतर तो उसको सूचना को शून्य माना जाएगा। आगे अपन बात करते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा टिप्पणी सूचना में लापरवाही करने पर उपगत हानि की वसूली व्यक्ति से बकाया के रूप में की जाएगी। अगर मान लो मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कोई सूचना और टिप्पणी में कोई गलती हो गई तो उसकी सैलरी से पैसा कटौती होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी नगरपालिका के समस्त संकल्पों तथा अनुज्ञाओं और अनुज्ञाओं को अध्यक्ष द्वारा मंजूर करने के बाद अपने हस्ताक्षर अधिप्रमाणित करेगा। पहले अध्यक्ष बोलेगा कि ये करना है, फिर बाद में अपने हस्ताक्षर से। एक तरीके से ये हो गया कि अध्यक्ष ही है करता धरता, अध्यक्ष उसको बोलेगा तो उसको करने पड़ेंगे। इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश ही वैध माने जाएंगे। पहले वो अध्यक्ष ही उसको प्रमाणित करेगा, उसके बाद में वैध माने जाएंगे। नगरपालिका में होने वाले समस्त पत्राचार जो जितने भी मान लो छपवाने हैं, कुछ और पत्राचार करने हैं, मुख्यतः नगरपालिका मुख्य नाम अधिकारी के मोहर के साथ में और साथ में अध्यक्ष के मोहर के साथ में दोनों किए जाएंगे। अध्यक्ष की मोहर भी होनी चाहिए और मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी होना चाहिए। राज्य सरकार की मांग पर नगरपालिका या इसकी किसी भी समिति की कार्रवाई, कार्यवर्त या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार अगर कोई मांग करती है कि ये हमें डॉक्यूमेंट चाहिए इस टाइप का, तो नगरपालिका को देना पड़ेगा। अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान इंगित त्रुटि को तत्काल हटवाएंगे। मतलब अंकेक्षण का मतलब ये है कि कोई मान लो कहीं पर कि कोई डेटा है वो त्रुटिवश चढ़ गया, वो तो त्रुटिवश डेटा चढ़े हुए को वापस हटाया जा सकता है। अंकेक्षण का मतलब यही होता है कि भाई कोई डेटा मान लो रिकॉर्ड में आ गया है और उसको मान लो फिर हटवाना है तो वो जल्दी ही त्रुटि तत्काल हटवाया जाएगा। नगरपालिका में किसी प्रकार की चोरी या गबन हो जाए तो यथाशीघ्र रिपोर्ट नगरपालिका को देगा। नगरपालिका की मांग पर अपने पास रिकॉर्ड या उनकी प्रति नगरपालिका को उपलब्ध करवाएगा। मान लो अगर कोई चोरी हो जाए, गबन हो जाए तो वो नगरपालिका को इसकी सूचना देनी ही पड़ेगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, कोई मान लो डेटा रिकॉर्ड में अगर प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत उसको हटवाएगा। ये सारे के सारे नगरपालिका मुख्य अधिकारी के काम है। नगरपालिका की मांग पर वह अपने पास रखे रिकॉर्ड और प्रति नगरपालिका को उपलब्ध भी करवाएगा अगर नगरपालिका को चाहिए तो। बैठक में किसी भी विषय में स्पष्टीकरण देगा, परंतु मत अधिकार नहीं। मतलब बैठक हो रही है कोई पार्षदों की, सभी के अध्यक्ष की, मत तो वो नहीं दे सकता, लेकिन वो स्पष्टीकरण जरूर दे सकता है। नगरपालिका आदेशों तथा नीतियों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा। मतलब नीतियों को अगर त्वरित जनता के बीच ले जाना है, मान लो कोई क्लैमिटी आ गई या नेचुरली कोई डिजास्टर हो गया, तो तुरंत जनता के बीच में लाने के लिए वो भी सारा निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय वही करेगा। अध्यक्ष को अधीक्षण और नियंत्रण में रहते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का अधीक्षण या नियंत्रण करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे कर्मचारियों का एक तरीके से नियंत्रण, कंट्रोल वही करेगा, लेकिन अध्यक्ष के अधीक्षण के अंदर रहते हुए, मतलब मेन अध्यक्ष ही है। आगे धारा 50 कार्यभार सौंपना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सदस्य के किसी भी कारण से रिक्त होने पर वह अपने कब्जे से समस्त कागज पत्र और संपत्तियां निम्नलिखित को तुरंत सौंप देगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। धारा 50 का मतलब है कार्यभार सौंपना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के पद किसी भी कारण रिक्त होकर हो गए तो अपने कब्जे में समस्त, मतलब अगर वो पद सारे के सारे रिक्त हो गए तो वह अपने जो भी कब्जे के अंदर समस्त कागज और पत्रावली है
वो तुरंत सौंप देगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष ना होने पर राज्य सरकार के किसी निश्चित सदस्य को। यदि अध्यक्ष पद उस पर किसी श्रेणी विशेष के लिए आरक्षित है तो उपाध्यक्ष उस श्रेणी का नहीं है तो राज्य सरकार उक्त श्रेणी के सदस्य को सौंपा दिया जाएगा। अगर मान लो वो श्रेणी इसके लिए आरक्षित है तो अगर वो भी एब्सेंट है वहाँ पर तो उस श्रेणी के कोई व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा जो भी उसका सदस्य है नगर पालिका का। यदि उस श्रेणी का कोई व्यक्ति 6 सदस्यों में से नहीं है तो राज्य सरकार के किसी उचित सदस्य का नाम निर्दिष्ट करेगी। अगर फिर भी नहीं है तो राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगी, उसका कर देंगे। और अगर वो भी नहीं हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अध्यक्ष न होने पर अगर अध्यक्ष वहाँ पर है नहीं तो निर्धारित सदस्य को मतलब उपाध्यक्ष हो जाएंगे। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना प्रभार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी सामान्य सदस्य को सौंपते हैं, राज्य सरकार बोलती है कि सामान्य सदस्य को ये प्रभार आप दे दो, तो वह सदस्य 60 दिवस या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के ग्रहण करते ही जो भी पहले होगा कार्यभार धारण करेगा। तो मतलब 60 दिन के अंदर अंदर कार्यभार उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा, 60 दिवस के अंदर। सदस्य अध्यक्ष को कैसे करवाएगा? तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कार्यभार किसको कैसे सौंपेंगे। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को कब सौंपेगा, सदस्य अध्यक्ष को कब सौंपेगा, मतलब ये कार्यभार एक दूसरे को सौंपना। सदस्य अध्यक्ष को, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को, अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो उपाध्यक्ष को सौंप देगा। नगरपालिका विघटन या अन्य प्रक्रिया दशा के तहत 322 के अधीन नवगठित नगरपालिका को सदस्य है वो अध्यक्ष को सौंप देगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण कार्य प्रभाव को सौंपने में विफल रहता है तो कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति पर का कार्य ग्रहण अपने आप से कर लेगा। अगर मान लो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से कार्यभार सौंपने में अगर वो मान लो विफल रहता है, वो कार्यभार सौंप नहीं पाता है सदस्य अध्यक्ष को, और ऐसे होता है नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, तो कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति जो होता है, जैसे मान लो जो नया अध्यक्ष बना है वो खुद अपने आप भी ग्रहण कर सकेगा। जैसे मान लो नया अध्यक्ष बनता है तो वो पिछले वाले अध्यक्ष को, हालांकि ऐसे होना चाहिए कि पिछले वाला अध्यक्ष उसको देता है वो कार्यभार, तो भी आदमी वो लेता है, तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छे संस्कार है कि दोनों वहाँ पर रहते हैं। जैसे मान लो मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो पहले पीछे वाला मुख्यमंत्री वहाँ पर होता है, नॉर्मली अपन ऐसे केस में देखते हैं। अगर मान लो बाई चांस अगर नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक कार्यभार जो योग्य व्यक्ति है वो ले लेगा। ठीक है ना, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं बात आगे। इसके अंदर लास्ट जो डिस्कशन बचा है अभी, तो ये 50 पूरी धाराएं हो गई, और ये 50 पूरी धाराओं की जो लास्ट क्लास थी अपनी, एक बार अपन फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि धाराओं के अंदर क्या क्या था। सभी धाराएं एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धारा जो फर्स्ट थी उस धारा के अंदर अपन ने देखा था, धारा फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा था कि धारा फर्स्ट में प्रारंभिक मतलब संक्षिप्त नगरपालिका अधिनियम का नाम प्रसार कहाँ लागू होगा, लागू 11 सितंबर 2009 को, छावनी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी। धारा 2 के अंदर परिभाषाएं थी, और धारा 3 के अंदर अपन जाते हैं तो नगरपालिकाओं का परिसीमन था। तो नगरपालिकाओं के परिसीमन के अंदर अपन ने बाद में फिर देखा था कि कैसे परिसीमन होता है, कैसे नगरपालिका डिक्लेयर की जाती है किसी भी गांव को या किसी भी शहर को। फिर अपन ने इसका स्पष्टीकरण भी देखा था। फिर बाद में इसके आगे है कि नगरपालिका धारा 4 एग्जेम्प्ट, मान लो एग्जेम्प्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो राज्य सरकार नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंध जो अनुपयुक्त हो लागू करने से छूट देती है। कुछ नगरपालिका को मतलब धारा 4 के अंदर पाउंड टू एग्जेम्प्ट मिलता है। फिर बाद में धारा 5 नगरपालिका की स्थापना, नगरपालिका बोर्ड जिसको संक्रमणशील बोलते, संक्रमणशील का मतलब है वो नगर परिषद बन सकता है, नगर निगम बन सकता है, और नगर परिषद बोर्ड लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, नगर निगम बोर्ड वृहत्तर नगरीय क्षेत्र इसको बोलते हैं अपन। और धारा 6 के अंदर अपन नगर पालिका का कंपोजिशन पढ़ा था कि मिनिमम 13 सदस्य होना चाहिए। फिर बाद में अपन ने इनके बारे में ये भी पढ़ा था कि अर्थात नगर पालिका के अंदर न्यूनतम सदस्य 13 तो होने ही होनी चाहिए। फिर अपन ने नेक्स्ट में पढ़ा था धारा 7 के अंदर पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस जो 5 वर्ष तक रहता है। धारा 8 के अंदर अपन ने पढ़ा था नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना, मतलब किसी भी नगरीय निकाय उस निकाय से संबंधित बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से ही निहित होगा, मतलब बोर्ड अध्यक्ष होगा वही संभालेगा उनको। धारा 9 मतलब वार्डों विभाजन, तो वार्डों विभाजन के लिए अपन ने देखा था कि वार्डों का कैसे विभाजन होता है, कुल वार्ड की संख्या उस जनसंख्या के, नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर ही होगा, मतलब वार्ड में जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर ही होगा। और धारा 10 वार्डों की अवधारणा, वार्डों की अवधारणा क्या होगी, तो मैंने ये अपन बात कर चुके हैं कि वार्डों की अवधारणा अपन ने धारा 10 के अंदर देखी थी। और उसका जो रोटेशन होगा, उनकी नंबरिंग होगी वो उत्तरी पश्चिम कोण से होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उत्तरी पश्चिम कोण से होगी, धारा 10 में लिखा हुआ है। और
नंबरिंग से याद रखो, देखो धारा 10 के अंदर एक जीरो आ रहा है, तो मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, तो एक नंबर अगर देना है तो वो उत्तरी पश्चिम को देना पड़ेगा। धारा 11 के अंदर क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, इलेक्शन कैसे, अगर निर्वाचन कैसे होगा उनका, तो अगर मान लो 6 माह से कम है तो इलेक्शन वहाँ पर करवाई नहीं जाएगी। अगर 6 माह से ज़्यादा है, पहले ही डिसोल्व हो गई नगर पालिका, तो उसके इलेक्शन फिर से करवाए जाएंगे। नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि नई गठित नगर पालिका के अंदर 6 भीतर के अंदर इलेक्शन, अगर मान लो नई गठित कर दी तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। राज्य सरकार वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध करवाती है, किसके कहने पर, राज्य निर्वाचन आयोग के कहने पर। धारा 12 के अंदर अपन ने क्या देखा था, फंक्शन क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के फंक्शन क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के धारा 12 के अंदर फंक्शन क्या है, कौन चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव आयुक्त जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव हो वो क्या काम उसके फंक्शन होते हैं। धारा 13 के अंदर अपने प्रत्येक वार्ड की अलग अलग इलेक्टोरल रोल है, वो तैयार कौन करेगा, जो जिसको निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी अपन लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। निर्वाचन नामावली में कौन व्यक्ति शामिल होगा, ये भी मैंने बात की, कौन व्यक्ति शामिल होगा, कौन व्यक्ति शामिल नहीं होगा। जो 18 का हो, वर्तमान में स्थायी सदस्य के रूप में, जैसे मामूली तौर पर निवासी किसको कहा जाएगा, वह वर्तमान में अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, संसदीय विधानसभा सदस्य का अपने कर्तव्यों के चलते वहाँ से अनुपस्थित हो तो भी वो मामूली तौर पर कहलाएगा। मामूली तौर पर निवासी कब नहीं होगा, वो अगर कब्जे में रहता हो, मानसिक रोगी हो, उस वार्ड में कारागार में जुडिशियल कस्टडी के अंदर हो, या न्यायिक अभिरक्षा के अंदर हो, या कोई सजा काट रहा हो, किसी होटल, अगर मान लो उसके पे आरोप लगा हुआ है, लेकिन वो जब तक सजा नहीं मिली हो, जब तक वो गिल्ट नहीं हुआ हो, तब तक वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो जुडिशियल कस्टडी में या कारागार में है तो वो नागरिक नहीं माना जाएगा और वो वोट नहीं कर पाएगा, इलेक्टोरल रोल में उसकी जगह नहीं होगी। किसी होटल या छात्रावास में अस्थायी रूप से रह रहा तो वो भी नहीं माना जाएगा। धारा 14 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए निर्णय क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए अपन ने पढ़ा था कि भारत का नागरिक अगर नहीं हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन है, ऐसे करके अपन ने डिस्क्वालिफिकेशन देखी थी। धारा मिथ्या की घोषणा अगर फॉल्स डिक्लेरेशन कर दे तो 1 साल का उसको कारावास हो सकता है, कम से कम 2000 रुपये जुर्माना और 5000 तक का 2000 रुपये का जुर्माना और अधिकतम 5000 तक का जुर्माना 2000 से बढ़ सकता है। और आगे देखते हैं अपन धारा 16, निर्वाचन अधिकारी के काम क्या होंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होगा, ये राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग इसकी नियुक्ति करेगा, राज्य सरकार जो परामर्श करेगी उसके बाद नियुक्ति करेगा। और कार्य क्या होगा इसका, निर्वाचन नामावली को तैयार करना, मतलब इलेक्टोरल रोल है उसको तैयार करना और उसकी पुनरीक्षण करना, उसकी शुद्धि करना, सुपरवाइज करना और सभी निर्वाचनों का परीक्षण करना और निर्वाचनों का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी कार्य करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी होगा, नियुक्त कौन करेगा उसको, राज्य सरकार से परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग उसको नियुक्त करेगा। इसके कार्य क्या होंगे, ये जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन ही रहते हुए नगरपालिका में समस्त जो कार्य है वो निपटाएगा। धारा 18, स्थानीय प्राधिकारों के कर्मचारी बंद का उपलब्ध करवाना, मतलब स्टाफ उपलब्ध करवाना, तो राज्य जैसे जो निर्वाचन आयोग है वो उनको बोलेगा राज्य सरकार को और वो स्टाफ उपलब्ध करवाएगी। प्रयुक्त निर्वाचन अधिकारी जो भी स्टाफ चाहिए वो स्टाफ के लिए बोलेगा और सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। धारा 19 के अंदर क्या है, ऑफिसर एंड स्टाफ डिमांडेड ऑन द डेपुटेशन, मान लो डेपुटेशन के तौर पर अगर एम्प्लॉय आए हैं तो वो धारा 19 के अंदर है। और धारा 20 के अंदर ब्रीच ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी इन द कनेक्शन विद द प्रिपेयर ऑफ द इलेक्टोरल के दौरान अगर मान लो ब्रीच कर दी कुछ भी, तो मान लो अगर कोई जुर्म हो गया उस अधिकारी से धारा 20 के अंदर, तो 3 माह से 2 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है और कम से कम 1000 रुपये या 2000 रुपये जुर्माना उसको लग सकता है। बाद में अगर मान लो कोई विवाद न्यायालय स्वयं संज्ञान नहीं ले पाएगा अगर कोई शिकायत राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग ने नहीं की है। तो धारा 21 में क्या है, सदस्य होने के लिए अहित व्यक्ति पर्सन क्वालिफाइड फॉर द बीइंग मेंबर, मतलब मेंबर कौन हो सकता है, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए और वो अहित माना जाएगा, वार्ड का निर्वाचक हो और किसी वार्ड के लिए निर्वाचक हो सकता है, वो उस वार्ड से लड़ सकता है। अनारक्षित स्थानों के लिए महिलाओं के लिए केवल महिला ही अहित मानी जाएगी, उसके घर में कोई शौचालय मतलब होना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। 21 का है तो स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन सर्टेन सीट कोई निश्चित सीट हो वहाँ पर अगर विशेष अर्हता रखता तो 21 से 35 वर्ष का आयु होना चाहिए और ये उसके पास होने चाहिए ये क्वालिफिकेशन। और धारा 22 के मतलब क्या, 1 से अधिक वार्ड में अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो अगर मान लो 3 बजे तक जो लास्ट डेट है उसके दौरान एक से किसी से उसको उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ेगी, नहीं दोनों से वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। धारा 23 यानी मतलब ध्वनि विस्तारकों का उपयोग के निर्बंध, ऑथोराइज्ड इलेक्शन एजेंट जो मतलब ये है कि दोषपूर्ण सिद्धि अगर हो गई, वो प्रचार कर रहा है, ध्वनि चीज़ों काम में ले रहा है, पोस्टर का विमोचन कर रहा है और नगर पालिका ने उसको बैन कर रखा है, तो नगर पालिका उसको आदेश से 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित कर सकती है। अब एक बात बताओ, अभी आज ही जो मेयर है यहाँ की जयपुर की, जिसको गुज्जर है, सोम्या गुज्जर, जिसको निष्कासित कर दिया गया है, 6 वर्ष तक डिबार कर दिया गया है, तो उसको दोष सिद्धि पाया गया है, प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाया गया है और आज ही उसका उदाहरण मिला है। तो राज्य सरकार ने आप आदेश देख लेना चाहिए, 6 वर्ष के लिए उसको अयोग्य घोषित किया है और राज्य चुनाव आयोग इस अवधि को घटा या कम भी कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसी अधिकारी के सिवाय न्यायालय में संज्ञान नहीं लेगा, मतलब राज्य
मतलब अगर आदेश नहीं मिले तो न्यायालय खुद संज्ञान ले ही नहीं सकता। धारा 24 के अंदर क्या है, साधारण नियतताएं का मतलब क्या है, साधारण क्या क्या और क्वालिफिकेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर ये है धारा 25 मतदान का अधिकार किस किस को है, और यदि व्यक्ति कोई जुडिशियल कस्टडी के अंदर है और उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेशन है तो वो तो वोट कर सकता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अंदर है तो वो व्यक्ति अयोग्य समझा जाएगा। 26 के अंदर निर्वाचन मत की रीति क्या होगी, मत पत्र या मशीन द्वारा ईवीएम से हो सकता है। 27 में क्या है, आकस्मिक रीतियाँ किस प्रकार भरी जाएगी, तो निर्वाचन के लिए समय सीमा तय नहीं है, यथाशीघ्र हो सकता है। धारा 28 के लिए निर्वाचन अपराध इलेक्ट्रोल ऑफेंस क्या हो सकता है, 1951 लागू होगा और 1951 के इस अधिनियम में वार्ड लोकसभा विधानसभा में नगरपालिका को वार्ड से प्रतिस्थापित अगर किया जाए तो। धारा 29 भ्रष्ट आचरण, अगर करप्ट प्रैक्टिस की गई है तो अगर रिश्वत की बात हुई है तो ऐसा अगर वो मान लो पाया जाता है या कोई ऐसे लोक कल्याण के लिए दे रहा है तो वो तो नहीं आएगा भ्रष्टाचरण के अंदर धारा 29 के अंदर, लेकिन बाकी सभी भ्रष्टाचरण के अंदर आएंगे। धारा 30 के अंदर क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। सिविल न्यायालयों की अधिकारिता ये है कि कोई भी वहाँ पर संबंधित अगर जिला न्यायाधीश है और उसका कोई अधिकारी है तो वो प्रश्न चिन्ह कर सकता है, नगरपालिका किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 31 के अंदर निर्वाचन याचिका इलेक्ट्रॉनिक पिटीशन क्या हो सकती है, पिटीशन को डाल सकता है, बिल्कुल पिटीशन बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो 1 मास के भीतर ही उसको पिटीशन निम्नलिखित आधार पर उसको डालनी ही पड़ेगी 1 माह के भीतर ही चुनाव के। तो बाद में धारा 32 जिला न्यायाधीशों की आदेशों से अपील। जिला न्यायाधीश आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में होगी। जिला न्यायाधीश की अगर मान लो खिलाफ अगर करना चाह रहे हो तो उच्च न्यायालय में ही उसकी अपील हो सकती है। धारा 33 समस्त उम्मीदवारों की निर्वाचन अपस्था होने की दशा में ऑल कैंडिडेट सेट असाइड, अगर सारे के सारे कैंडिडेट अगर धारा 31 और 32 के तहत निर्वाचन सभी का रद्द हो जाता है तो 332 के तहत उसको नगरपालिका को डिसॉल्व या विक्ट्री समझा जाएगा। धारा 34 आदेशों और विनिश्चय की अनियमितता फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर एंड डिसीजन। धारा 34 के अंदर क्या है, जिला न्यायाधीश के खिलाफ अगर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाए तो उच्च न्यायालय का आदेश ही उस उच्च न्यायालय के याचिका दायर अगर नहीं किया तो जिला न्यायाधीश का, अगर उच्च न्यायालय के अंदर अगर याचिका नहीं गई है तो जिला न्यायाधीश का आदेश अंतरिम होगा, और नहीं अगर याचिका चली गई तो उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम होगा। धारा 35 की नियतताएं 28 और 29 के अनुसार अपराध करने पर नियत हो जाएगा। 36 नियत संबंधी अवधि को हटाया या कम किया जा सकता है। 35 के अंदर राज्य निर्वाचन को 6 साल से कम कर किया जा सकता है। जैसे सौम्य गुजरवाले केस के अंदर अभी 6 साल के लिए उसको निलंबित किया गया है तो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है। धारा 37 पद की शपथ कैसे लेनी है, कलेक्टर या कोई भी अन्य प्राधिकार अधिकारी हो उसके समक्ष अपन ले सकते हैं। बाद में अगर है धारा 38 त्यागपत्र किसको दे सकते हैं अपन, कार्यालय कोई मजिस्ट्रेट हो उसको दे सकते हैं, अवगत करवाकर अध्यक्ष को अपन दे सकते हैं और कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाकर, और नोटिस 15 दिन या अध्यक्ष पत्र स्वीकार अगर पहले कर लिया तो वही प्रभावी होगा। धारा 29 सदस्य को हटाया कैसे जा सकता है, तो विफल होने पर। धारा 37 की अगर पालना में विफल हो, 14-24 को निरता हासिल की हो और फिर भी अगर दोषी हो तो उसको हटाया जा सकता है, बिल्कुल। धारा 40 पदावधि की समाप्ति के पश्चात अगर मान लो बाद में भी इंक्वायरी हो सकती है कि धारा 39 के अधीन अधिकारी मतलब जानकारी, बिल्कुल इस पर पूरी इंक्वायरी हो सकती है। हटने के बाद में पद 5 साल पूरे हो गए उसके बाद में इंक्वायरी धारा 39 के तहत हो सकती है। धारा 41 और 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निरयोग्यता 39 और 40 के अगर मान लो सदस्य में अधिनियम की धारा 39 और 40 के तहत निरयोग्यता दी गई है और 6 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचन के लिए अयोग्य माना जाएगा, जो कि सौम्य गुजरवाले केस में अपन बार बार पढ़ रहे हैं। धारा 42 के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। अभी धारा 43 के अंदर अध्यक्ष, 43 के अंदर अपन ने पढ़ा एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, जैसे अपन नगर निगम का पढ़ा, महापौर, उप महापौर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगरपालिका के अंदर। और फिर अपन ने त्याग पत्र पढ़ा, तो त्याग पत्र अध्यक्ष है और राज्य सरकार द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित में देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, और अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्याग पत्र नोटिस देने के 30 दिवस या प्राधिकृत अधिकारी उसको एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं 30 दिवस के अंदर वो एक्सेप्टेड समझा जाएगा। धारा 44 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि अवधारणा क्या होगी, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन क्या डिटर्मिनेशन उसका होगा। तो अगर मान लो कोई भी अगर मान लो याचिका करता है तो 1000 रुपये के साथ याचिका करता उसके पास मतलब याचिका पराजित या नामांकन रद्द तय समय में 1000 रुपये के साथ वो चालान प्रस्तुत आधार पर प्रस्तुत करेगा। धारा 45 मुख्य नगरपालिका के फंक्शन, जो 45 के अंदर ने पढ़ने सारे फंक्शन पढ़ लिए कि क्या क्या कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों की रोशनी करना, आग बुझाना, ये सारे के सारे काम कर सकता है। खतरनाक भवनों को, स्थानों को सुरक्षित करना, मर्द को, जानवरों को शहर से बाहर उनको निवृत्त करना या शवों को दूर डलवाना, सार्वजनिक शौचालयों मूत्रागृहों का निर्माण करना, संख्याकरण घरों का करना, पट्टे जारी करना, ये सारी कूड़ा करकट और कंपोस्ट खाद तैयार करना, ये सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए। अन्य निर्दिष्ट कार्य अपन ने वो भी बड़े पर्यावरण संरक्षण के अधीन और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधीन अपन ने अन्य भी पढ़ लिए, जो कि सेकेंडरी है, वो प्राइमरी अगर हो जाए तो। धारा 47 के अंदर अपन ने पढ़ा
समुद्देशी कर्तव्य क्या हो सकते हैं? अगर मान लो सरकार कुछ बोल दे तो वो काम भी करना पड़ सकता है। जैसे कोरोना के दौरान इमरजेंसी के दौरान नगर पालिका को सूचित किया था। धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य क्या हो सकते हैं? अध्यक्ष क्या करता है? वैसे मोस्टली अध्यक्ष के काम होते हैं। 58 के तहत सारी बैठकों का आयोजन करना, उनके अध्यक्षों का संचालन करना और पूरे कार्यपालिक और नगर पालिका में जो वित्तीय है उसका पूरी की पूरी निगरानी करना। उपाध्यक्ष के काम क्या होते हैं? अध्यक्ष जो बताए वही काम होते हैं। 49 के तहत अभिरक्षा, मतलब 49 के तहत जो नगर पालिका का मुख्य अधिकारी होगा वो अभिलेखों की सम्मिलित करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी की उसकी क्या-क्या मतलब उसकी शक्तियाँ होंगी, क्या-क्या कर्तव्य होंगे, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाए और कोई असंगत आदेश अगर पारित हो जाए तो उसको 7 दिन के भीतर सूचित करे। और ये सारे के सारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के काम है। धारा 50 कार्यभार किसको कौन कैसे सौंप सकता है? जैसे अपन नॉर्मली लास्ट में अभी पढ़ा ही था। अध्यक्ष अगर उपाध्यक्ष को सौंपना चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के पद के किसी कारणवश रिक्त अगर हो रहा है तो अपने कब्जे से समस्त कागज पत्र और संपत्तियां तुरंत सौंप देगा। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंप सकता है और सदस्य अध्यक्ष को सौंप सकता है। और ऐसे नॉर्मली होता भी है कि ये कार्यकाल समाप्त हो जब दूसरे को सौंपता ही है। और अगर मान लो कार्यकाल वो नहीं सौंप पाए और वो व्यक्ति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो वह सदस्य 60 दिवस के पद 60 दिवस या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करते ही जो भी पहले लागू होगा कार्यभार धारण कर लेगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को कैसे सौंपेगा कि अध्यक्ष न होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सदस्य को सौंपेगा अगर अध्यक्ष न है तो। लेकिन अगर उपाध्यक्ष वहाँ पर उपाध्यक्ष है, वो अध्यक्ष को सौंप रहा है, तो यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना प्रभार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति को सदस्य को सौंपते हैं तो वह सदस्य 60 दिवस के भीतर पद ग्रहण करते हैं। तो जो भी वो 60 दिवस के भीतर अगर कार्य ग्रहण कर लेता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है ना? तो ये अपन ने पूरा रिवीजन कर लिया अच्छे से और अपन ने ये सभी धाराएं 50 तक पूरी करने की कोशिश की है। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी क्लासेस और पार्ट की भी अपन वे पार्ट की आगे करते रहेंगे टॉपिक वाइज। प्लीज़ कम से कम आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सपोर्ट तो कर सकते हो, इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर से। प्लीज़ लाइक करो। मैंने बीच में 1 मिनट भी डिस्टर्ब नहीं किया, 1 सेकंड भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरी बात मानो, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर आपको और मिलेंगे। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि बीच में अपना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच।